जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ एडू 730 के ऑनलाइन क्लास में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिस बात हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने एटम देखा, जिसमें बोर्स की थ्योरी देखा, थॉमसन का मॉडल ऑफ एटम देखा, रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम देखा, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जाना। आज हम कुछ यूजेस देखते हैं इनके, जो कि एग्जाम्स में डिट्टो यानी हूबहू टैली कर जाते हैं। तो अगर ये आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप इन्हें आसानी से बना सकें, और ये बहुत बार रिपीट किए हुए क्वेश्चंस हैं। जैसे मोस्ट फैमिलियर क्वेश्चन कार्बन 14। कार्बन 14 का यूज क्यों किया जाता है? टू डिटरमाइन एज ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स का हिंदी होता है जीवाश्म, यानी कि जीवाश्म के एज का पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? कार्बन 14 का। और इस पद्धति को क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग, ठीक, या कार्बन 14 पद्धति के नाम से भी ये फैमिलियर है। आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम 238, इसका यूज किया जाता है अर्थ रेटिंग, ठीक है। उसी तरीके से यूरेनियम 235, इसका यूज न्यूक्लियर फ्यूल के लिए किया जाता है। कोबाल्ट, कोबाल्ट का यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। कोबाल्ट का यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, और इस दौरान एक रे यूज किया जाता है, और वो रे क्या होता है? गामा रे। आगे बढ़ते हैं। आयोडीन 131, आयोडीन 131, इसका यूज घेंघा रोग के उपचार में, कि ये नमक की कमी से होने वाली बीमारी है, ठीक है। घेंघा रोग के उपचार में किसका यूज किया जाता है? आयोडीन 131 का। साथ ही साथ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड आपका एक्टिव है कितना, उस बात को पता लगाने के लिए भी आयोडीन 131 का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे Na बोलते हैं हम लोग सोडियम को, ठीक है। तो Na24 का यूज ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब आपके खून का या रक्त का जमना, तो आपके ब्लड क्लॉटिंग का पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? सोडियम 24 का, यानी Na24 का। आगे बढ़ते हैं। P यहाँ पे फास्फोरस है, ठीक है। तो P32 यानी फास्फोरस 32 का यूज ल्यूकीमिया की बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। ल्यूकीमिया को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर। नेक्स्ट Au, ये सिंबल होता है किसका? गोल्ड का, ठीक है। Au 191 का यूज किया जाता है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है? तो जो हमारे बॉडी में इंटरनल पार्ट्स हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित है, ठीक, तो उसके कैंसर का जांच या पता लगाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? Au 191। Au बोले तो गोल्ड, इसको ऑरम बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74, इसका यूज किया जाता है ट्यूमर का पता लगाने के लिए। ट्यूमर जो इंटरनल घाव होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा एटम के बाद स्टार्ट होता है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? रेडियो सक्रियता। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने, ठीक है। किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने। कब किए थे? तो 1896 में किए थे। डेट आप लोग एक बार कंफर्म हो लीजिएगा, लेकिन आई होप डेट कंफर्म है हमारी तरफ से, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की खोज या रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल ने 1896 ईस्वी में यानी 1896 में किया था, ठीक है। इसके तहत उन्होंने बताया क्या था कि कोई तत्व है जिसको उन्होंने रेडियो एक्टिव एटम कहा, ठीक है। उन्होंने क्या कहा? रेडियो एक्टिव एटम या रेडियोधर्मी तत्व या फिर रेडियो सक्रिय तत्व, हिंदी में इसको बोलेंगे रेडियो सक्रिय तत्व। जो हिंदी वाले होंगे या फिर इंग्लिश वाले होंगे ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं हिंदी और इंग्लिश दोनों का समावेश होता रहे। जो रेडियो एक्टिव एटम है वो अनस्टेबल होंगे, ठीक है, और वो धीरे धीरे टूट करके स्टेबल एटम्स में कन्वर्ट होते जाएंगे या स्टेबल न्यूक्लियस बनाते जाएंगे। इस दौरान होगा क्या कि जो रेडियो एक्टिव एटम होगा यानी रेडियो सक्रिय तत्व होगा, वो जब टूटेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा?
एनर्जी रिलीज करेगा, यानी ऊर्जा मुक्त करेगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा, रेडिएशन होगा। और इसके साथ एक चीज और भी होगी कि ये जो जब टूटेगा छोटे छोटे पार्टिकल में, तो वो जो चार्ज पार्टिकल, वो जो पार्टिकल होंगे वो कैसे होंगे, आवेशित होंगे। चार्ज का हिंदी आवेशित। तो ये जो पार्टिकल होंगे वो कैसे होंगे, आवेशित कण होंगे, ठीक है। और इस आवेशित कण में होगा कौन कौन, तो कहा गया कि टूटने के दौरान 3 तरह के रे मिलेंगे। एक अल्फा कहा गया, एक को बीटा कहा गया और एक को गामा कहा गया। यानी एक अल्फा किरण कहा गया, दूसरे को बीटा किरण और तीसरे को गामा किरण। यानी अपने शब्दों में कहा जाए तो जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है वो ये कि कोई ऐसा रेडियो एक्टिव तत्व या फिर कोई ऐसा तत्व जो टूटने के दौरान अल्फा, बीटा और गामा देता हो, ठीक है, तो वैसे तत्व कहे जाएंगे रेडियो सक्रिय तत्व अर्थात रेडियो एक्टिव एटम, ठीक है। और ये जो घटना होगी, वही क्या कहलाएगी, रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता, जिसको किसने बताया, हेनरी बैकुरल ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस रेडियो एक्टिविटी के दौरान हुआ क्या कि आपको जैसे हमने बताया कि ये टूटता है तो जो पार्टिकल मिलते हैं वो चार्ज होते हैं, यानी चार्ज पार्टिकल मिलता है, ठीक है। तो पता करने के लिए कि ठीक है जो चार्ज पार्टिकल मिलता है, और आपने ये भी देखा कि उस दौरान 3 तरह का, अल्फा में टूटेगा, बीटा में और फिर गामा में। तो ये अल्फा कैसा पार्टिकल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बीटा कैसा है, गामा कैसा है, इस चीज को जानने के लिए क्या किया गया कि जो रेडियो एक्टिव एटम था उसको रखा गया, ठीक है। और इसके दोनों तरफ 2 तरह के प्लेट लगा दिए गए, एक नेगेटिव प्लेट और दूसरा पॉजिटिव प्लेट। यानी ये पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट लगाया गया और ये नेगेटिव चार्ज वाला प्लेट लगाया गया। और जब देखा गया कि यहां से जो रेडियो एक्टिविटी की घटना हुई तो अल्फा रेस इस तरफ आया, बीटा रेस इस तरफ आया और कुछ रेस जो सीधे निकल गए, उनमें कोई डेविएशन नहीं हुआ, तो इसी को गामा रेस कहा गया। क्या कहा गया, गामा रेस, यानी गामा किरण इसको कहा गया। इसको अल्फा किरण, ये हुआ बीटा किरण और ये रहा आपका गामा किरण। इस तरह से पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट दोनों में से किसी ने गामा किरण पे कोई असर नहीं डाला, अर्थात इसको कहा गया कि ये न्यूट्रल है, यानी इस पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। आगे बढ़े तो देखा गया कि जो अल्फा पार्टिकल था, जो अल्फा रेस निकला हुआ था, ठीक है, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ गया। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, यानी कि एक ही तरह के चार्ज एक दूसरे से दूर ढकेलते हैं, एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब कि जो अपोजिट चार्ज यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अलग अलग चार्ज वाले पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या निष्कर्ष देखा कि अल्फा रे अगर इधर आ रहा है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो कहीं ना कहीं जो अल्फा पार्टिकल रहा, जो अल्फा रे है, उसकी जो प्रवृत्ति होगी, उसका जो नेचर होगा वो पॉजिटिव रहा होगा, तभी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ना। इस तरह से हमें पता चला कि अल्फा रे जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ जब हम बढ़ते हैं, जिधर के हमारा बीटा रेस गया हुआ है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट किया, ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने पहले आपको बताया। और हमें पता चला कि बीटा रेस जो वो नेगेटिव नेचर का है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि बीटा रेस नेगेटिव नेचर का, अल्फा रेस पॉजिटिव नेचर का और गामा रेस न्यूट्रल नेचर का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसके बाद एक घटना और होती है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पे
मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी दोनों हस्बैंड और वाइफ थे, ठीक है। जब इस चीज को उन्होंने देखा तो सामने आया और उन्होंने बताया कि रेडियम भी एक ऐसा ही एलिमेंट है जैसा यूरेनियम, ठीक। वो भी टूटने के बाद अल्फा, बीटा, गामा रेस निकालता है, या फिर उसके भी टूटने के बाद अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल निकलते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूरेनियम की तुलना में 1000 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कौन, या रेडियो एक्टिव एटम है कौन, रेडियम। तो हमें मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने बताया कि रेडियम जो है वो यूरेनियम की तुलना में 1000 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव है, और इस तरीके से रेडियम भी क्या हुआ, रेडियो एक्टिव तत्वों की लिस्ट में शामिल हो गया। जिस चीज को लेकर के आगे बढ़ने पर 1903 में इन लोगों को नोबेल प्राइज भी मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे हम लोग कि रेडियम की कुछ, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि हस्बैंड और वाइफ मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी थे, लेकिन प्रासंगिक तौर पे निकल करके मैडम क्यूरी आगे आई, और आज हम लोग डायरेक्ट रेडियम की खोज किसने की थी तो डायरेक्ट याद करते हैं मैडम क्यूरी को, ठीक है। एग्जाम में भी अगर पियरे क्यूरी आपको नहीं मिलता है, सिर्फ मैडम क्यूरी मिलता है, तो मैडम क्यूरी ही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में दोनों मिलते हैं और बोथ कहीं जगह है तब तो दोनों को आप टिक करेंगे, अदरवाइज आप मैडम क्यूरी को ही ऑप्शन मिलेंगे। कब किया था इन्होंने, 20 अप्रैल 1902 को, ठीक है। एक बात और भी ध्यान देंगे कि कुछ देर पहले हमने आपसे कहा रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकुरल ने की, और ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी टर्म हेनरी बैकुरल ने नहीं दिया था। रेडियो एक्टिविटी टर्म को देने का काम मैडम क्यूरी ने किया था। तो यहां से दो तरह का आपसे क्वेश्चन बन सकता है, एक रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, हेनरी बैकुरल। रेडियो एक्टिविटी टर्म किसने दिया था, मैडम क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी टर्म किसने दिया था, मैडम क्यूरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा कि इसी रेडियो एक्टिविटी के लिए 1903 में यानी 1903 हेनरी बैकुरल को, मैडम क्यूरी को और इनके हस्बैंड पियरे क्यूरी को, इन तीनों को नोबेल प्राइज एक साथ दिया गया। आगे बढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता को मापने के लिए जीएम काउंटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, जीएम काउंटर। जीएम काउंटर को ही फुल फॉर्म में गीगर मुलर काउंटर बोलते हैं। जीएम काउंटर को क्या बोलते हैं, गीगर मुलर काउंटर। ये गीगर मुलर काउंटर क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी को मापने का एक पैमाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता का एसआई यूनिट क्या है, बैकुरल। आपको पता है कि यहां पर मैडम क्यूरी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था, तो आगे चल के दो और यूनिट मिले, वो एसआई यूनिट नहीं है, वो रेडियो एक्टिविटी के एसआई यूनिट नहीं है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी के लिए दो और यूनिट मिले। एक कि 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 into 10 to the power 10 डीके पर सेकेंड। ऐसा क्यूरी ने बताया कि 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 into 10 to the power 10 डीके पर सेकेंड। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10 to the power 6 डीके पर सेकेंड, ठीक है। और आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी को यहीं तक रोकते हैं। अगले क्लास में हमने अभी देखा कि इसमें अल्फा पार्टिकल होता है, बीटा पार्टिकल होता है, गामा पार्टिकल होता है, उनके अपने अपने चार्ज हैं।
उनके बारे में जानना होगा कि उनका नेचर कैसा है, उनकी वैल्यू क्या है, उनका यूज क्या है, क्वेश्चंस उनसे किस तरह के बन सकते हैं। इन सभी चीजों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।